नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक वायर ले ली और इस वायर को हम नाम दे देते हैं कि ये एक्स वाई हमारे पास कंडक्टर है और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद हम एक पॉइंट मान लेते हैं जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट कंडक्टर लिया एक्स वाई जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है और एक पॉइंट पी लिया जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है और यहाँ से इस कंडक्टर से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जो है वो हमने ए ले लिया। अब देखिए ये जो कंडक्टर है एक्स वाई ये बहुत ही स्मॉल करंट एलिमेंट से बना हुआ होगा, तो इसी तरह से हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पर मान लेते हैं और ये जो करंट एलिमेंट है हम मान लेते हैं डी एल। अब हमें पता है जो करंट एलिमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, आई डी एल के बराबर हम उसको लेते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट होता है करंट का आई का और डी एल जो कि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है जो कंडक्टर का उसकी जो लेंथ है, तो आई इंटू डी एल हम इसको लेते हैं। तो ये हमने ये मान लिया जो स्मॉल करंट एलिमेंट है। तो ये पूरा कंडक्टर जो है इस तरह के स्मॉल करंट एलिमेंट से बना हुआ है, इसमें से सिर्फ हमने एक माना है यहाँ पर। और यहाँ से अगर यहाँ इस पॉइंट पी तक का पोजीशन वेक्टर देखें तो वो हम ले लेते हैं कि वो हमारे पास आर है। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का ये आर हो गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए इसके बिल्कुल सेंटर में और यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप इसको सी पॉइंट दे देते हैं, इसको ओ पॉइंट दे देते हैं, तो जो सी ओ है यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ हम ले लेते हैं कि ये स्मॉल एल है। तो आप समझे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल एल हमने ले ली और ये जो था हमारा ए था और ये पोजीशन वेक्टर है आर। अब अगर हम बियोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो डीबी होगी, डीबी हमने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है। ये जो डीबी है इसको आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट पी पर निकालनी है और इस जो स्मॉल जो करंट एलिमेंट लिया है आईडीएल इसके कारण से निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है म्यू नोट बाय 4 पाई और आई डी एल अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो डी एल क्रॉस आर डिवाइड में आर क्यूब, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। या फिर डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके साथ क्या है, म्यू नोट बाय 4 पाई, यानी कि ये क्रॉस जब आप प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ से तो आईडीएल साइन थीटा आ जाएगा और नीचे आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम पहले लेक्चर में पूरा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं POC, ये ट्रायंगल हमने ले ली POC। इस ट्रायंगल के अंदर कुछ टर्म हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो एंगल है वो हम ले लेते हैं फाई है और ये जो है हमारा आर और ये DL IDL जो हमारा करंट एलिमेंट है इनके बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर हमें पता है ये कितना एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर लिया था बिल्कुल। अब यहाँ पर जो थीटा प्लस फाई है आप ऐसा कह सकते हैं वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री है, थीटा प्लस फाई भी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस फाई भी जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू को निकालते हैं वो क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस फाई आ जाएगी। अब जो जो चीजें हमें यहाँ पर चाहिए वो सारी चीजें हम निकाल लेंगे इस रिलेशन के लिए। जैसे साइन थीटा चाहिए तो यहाँ पर साइन जो थीटा है, अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस फाई, तो 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, ये होता है कोस फाई। तो एक तो ये रिलेशन आ गई, साइन थीटा के लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली, याद रखनी है। इसी तरह से अगर आप और भी वैल्यू निकालना चाहें, जैसे कोस फाई है, यहाँ से कोस फाई को निकालें। कोस फाई आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है यहाँ, या कहेंगे बेस क्या है ए, और जो हाइपोटेन्यूस है या कर्ण क्या है आर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा a बाई आर आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे r की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर हमें r की वैल्यू पुट करनी है।
तो r की वैल्यू आ जाएगी a बाय कोस फाई। तो सेकंड जो है ये याद आपको रखनी है। उसके बाद और कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पर dl की वैल्यू चाहिए। तो dl की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। l की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा tan फाई। tan थीटा या tan फाई क्या होता है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है और बाय बेस है, यानी कि लंब बाय कर्ण भी, सॉरी लंब बाय आधार भी आप उसको बोल सकते हैं। यही होता है ना आपके पास ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये tan है, ये लंब बाय आधार, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये l है, और बेस क्या है, a है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास l बाय a, और यहाँ से आप l की वैल्यू को निकाल लेंगे। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, a tan फाई। तो ये आ गई, तो ये थर्ड आ गई, इसको भी आपको याद रखना है। अब हमें तो लेकिन dl की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास l की वैल्यू आई है। तो dl की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे जब आप इसको, तो ये क्या आ जाएगी dl, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगी a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dl यहाँ पर आ गया, तो a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई आ गया। अब ये dl की वैल्यू भी आ गई, तो इसको भी याद रखना है। अब इन सारी वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो db की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नोट बाय 4 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद i है हमारे पास, तो i आपने लिख दिया। dl की वैल्यू अभी ये है, तो dl की वैल्यू आप ये लिख देंगे a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई, ये वैल्यू आपने लिख दी। उसके बाद ये साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, कोस फाई आई थी, कोस फाई आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद डिवाइड के अंदर जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है, i हमारे पास a बाय कोस फाई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे a स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर फाई। तो ये आपने r की वैल्यू लिख दी। अब सारी वैल्यूज को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा म्यू नोट i डिवाइड बाय 4 पाई a और कोस फाई d फाई। सिर्फ ये आपके पास बच जाएगा म्यू नोट i 4 पाई a आ जाएगा यहाँ, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर फाई है और ये कोस फाई है। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर फाई के, जिससे कि ये जो है और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर कोस फाई ही बचेगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास बच जाता है। अब देखिए, अगर हम ये तो हमने निकाली dB की वैल्यू, अगर हम dB की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, या फिर जो मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को देखें, ये जो P पॉइंट है इस तरफ है, राइट साइड में है, करंट जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो थंब है राइट हैंड का इस तरफ होगा, और फिंगर को आप कर्ल करेंगे तो आपको जो ये डायरेक्शन मिलेगी इनवर्ड की तरफ मिलेगी। तो dB की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड की तरफ होगी, और कहें कि परपेंडिकुलर टू द पेपर होगी इनवर्ड की तरफ। अब अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जिस तरह से ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ये dB की वैल्यू आई है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक लिमिट्स के अंदर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पर ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये हमने मान लिया कि ये जो एंगल है फाई 2 मान लेते हैं, या कुछ भी आप मान लीजिए फाई 1 भी मान सकते हैं। तो कहीं भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो एंगल है इसको, अगर ये फाई 1 माना है तो ये फाई 2 मान लेते हैं। तो ये फाई 1 हो गया, ये फाई 2 हो गया। अब हम पूरे कंडक्टर के लिए निकालना चाहते हैं यही मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको जो लिमिट लेनी पड़ेगी, तो ये एंगल की लिमिट क्या होंगी, माइनस फाई 1 से 2 फाई 2 होगी, यही लिमिट होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है हमने इससे नीचे की बात की है, यानी कि जो परपेंडिकुलर था इससे नीचे के एंगल की बात की है, तो हम उसको माइनस में ले रहे हैं। और जो ऊपर वाला एंगल है इससे परपेंडिकुलर से ऊपर वाली साइड, तो इस एक्सिस से ऊपर वाली साइड देखें तो प्लस में ले रहे हैं। तो माइनस फाई 1 से लेकर और जो प्लस जो फाई 2 है वहां तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पॉइंट पूरे ये जो एंगल है ये देखना है, और इस पॉइंट P पर हमें निकालना है टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हमें निकालना है। तो ये लिमिट हम ले लेंगे यहाँ पर, और चलिए इस लिमिट के अंदर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है जो dB की आई है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं।
इसी इक्वेशन को, और लिमिट हमें पता है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे -φ1 से लेकर φ2 तक, और यहाँ पर ये आ जाएगी db की वैल्यू। जो db की वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू नॉट आई और डिवाइड बाय 4 पाई a हमारे पास रह जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, बस -φ1 से φ2 तक ये आ जाएगा cos phi d phi, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। अब जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई a, और इंटीग्रेशन करने के बाद cos phi का ये क्या आ जाएगा, sin phi आ जाएगा, और यहाँ पर ये -φ1 है और ये φ2 है। इस तरह से कर देंगे और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, और sin φ2 यहाँ पर ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin φ2, माइनस होता है और ये भी माइनस sin φ1 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का sin φ1, यानी कि sin φ1 प्लस sin φ2 हमारे पास आ जाएगा, और ये जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आपने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स ली हमने -φ1 से लेकर φ2 तक। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं इसी के लिए कि कुछ स्पेशल केसेस, ये रिलेशन तो हमारी आ चुकी है। स्पेशल केसेस के अंदर पहला केस हम लेते हैं कि जब जो कंडक्टर XY है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, कि उसकी लेंथ हमें पता ही नहीं है, बहुत बड़ी लेंथ का है, इनफाइनाइट है, और जो पॉइंट P है वो नियर द सेंटर लाई कर रहा हो। नियर द सेंटर लाई करने का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि XY जो है एक बहुत इनफाइनाइट लेंथ का है और जो पॉइंट P है वो नियर द सेंटर लाई कर रहा है। अब नियर द सेंटर यानी कि बिल्कुल इसके पास लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो φ1 और φ2 है वो हमारे 90 डिग्री के हो जाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है उसके लिए, तो ये जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह ही होगी। तो यानी कि φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये आप समझे, अगर दूर होता तो हमें ये φ1 और φ2 एंगल मिल रहे थे इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से मिल रहे थे ना, ये φ1 था ये φ2 था। अब लेकिन ये जो पॉइंट इसके पास ले जा रहे हैं, आप बिल्कुल पास ले आए तो एक तो सीधी लाइन ही लगेगी हमें बिल्कुल, तो φ1 और φ2 जो है 90 डिग्री के बराबर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर जब ये 90 डिग्री के बराबर आएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई जो हमारे पास रिलेशन है 4 पाई a, और यहाँ पर ये क्या था, sin φ1 यानी कि sin 90 डिग्री हो जाएगा, sin φ2 ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे sin 90 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 + 1 2, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई और डिवाइड में 4 पाई a, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो पहला केस हो गया कि जब जो पॉइंट P है बहुत ही पास है सेंटर के, तो यानी कि φ1 φ2 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा केस, व्हेन द कंडक्टर XY is of infinite length and the point P lies near the end Y or X, अगर ये पॉइंट P X के पास हो या फिर Y के पास हो तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको इस फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपने कंडक्टर लिया इनफाइनाइट लेंथ का, अब ये जो पॉइंट था वो आप नियर Y ले आए, लगभग नियर यहाँ पर Y। अब ये φ2 था जो, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल नियर है एंड Y के, ये जो पॉइंट P है, तो इसीलिए यहाँ φ1 90 डिग्री लिखा गया है और φ2 0 डिग्री लिखा गया है। तो इस केस के लिए हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई डिवाइड बाई 4 पाई a, और अब यहाँ पर φ1 90 डिग्री है यानी कि यहाँ पर ये क्या जाएगा sin 90 डिग्री, और φ2 0 है तो sin 0 डिग्री आ जाएगा। अब sin 0 जो होता है 0 ही होता है, sin 90 क्या होता है 1 होता है, तो सिर्फ जो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू थी और ये जो वैल्यू है, यानी कि जब सेंटर पर होता है पॉइंट और नियर द जो कंडक्टर होता है तो ये डबल होती है वैल्यू जो b की वैल्यू है, लेकिन अगर एक एंड के पास हो तो ये जो है सिंगल वैल्यू होती है, यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये डबल है और ये एक जो है सिंगल वैल्यू हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इफ ए लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट एंड पॉइंट P लाइज ऑन राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 5। तो चलिए इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और वो फाइनाइट लेंथ का है, मान लीजिए इस तरह से है XY फाइनाइट, हम उसकी लेंथ ले लेते हैं, और हमें पता है जो पॉइंट P है अब वो इसके बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, यानी कि बिल्कुल इसके बीच से जो राइट एंगल पर बाइसेक्टर गया है ये पॉइंट P वहां पर लाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो एंगल था φ1 और φ2, यानी कि यहाँ पर ये φ1 एंगल था और यहाँ पर ये φ2 एंगल था,
और जो फाई एंगल था, फाई एंगल भी यही था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई। इसका मतलब तो यही है कि क्योंकि ये यही फाई एंगल था, अब ऊपर भी बराबर है एंगल, नीचे भी बराबर है, तो फाई जो है फाई 1 और फाई 2 दोनों के बराबर हो जाता है। और ये टोटल जो लेंथ है हमें दी गई है l, तो हाफ लेंथ अगर हम देखें वो हो जाएगी l/2 इस पॉइंट से ऊपर, और नीचे भी ये क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। अब यहां से यहां तक की जो लेंथ हमें दी गई थी इस परपेंडिकुलर तक, वो a हमने मानी थी पहले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहां से यहां तक अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये थी, और ये l/2 है। अगर यहां से हम अब साइन फाई की वैल्यू को निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, l/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, यही आएगी। अब ये कैसे आई, अब देखिए जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या कहें कि जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, यही होता है। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, l/2 है, इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला l/2, और हाइपोटेन्यूज ये है। अब इसकी वैल्यू को निकालना हो तो ये कैसे आएगी, इस ट्रायंगल से ये आएगी इसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर l/2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ये हमने निकाला है a का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, यही आया, और इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, यानी कि ये लेंथ हमने निकाल कर डायरेक्ट पुट कर दी। तो साइन फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है l, और डिवाइड में ये आ जाएगा अंडर रूट, अब ये l/2 का स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए l/2 का स्क्वायर जो है यानी कि l स्क्वायर बाय 4 जो है, बाय 4 है तो बाय 4 बाहर आ गया, बाय 4 बाहर आएगा तो 2 जो है यहाँ पर है हमारे पास। इसको एक बार हम आपको सोल्व करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया l स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर बाय l, जो 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ गया। अब ये जो 4 था इसके नीचे आना था, लेकिन हमने 1/4 इस तरह से बाहर ले लिया। अब ये 1/4 जैसे ही बाहर आएगा तो क्या क्या बन जाएगा, 1/2 इस अंडर रूट के, और यहाँ पर l/2 था, तो l/2 जो है यानी कि ऐसे करेंगे हम, जो l/2 है तो l/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ l बचेगा। यही चीज हमें लिखी है और ये चीज जो है अंदर लिखी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये आया कैसे है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो साइन फाई की वैल्यू है इसको पुट कहां पर करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी जो की थी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, और हमारे पास क्या था साइन फाई प्लस जो साइन फाई, अब यही होगा क्योंकि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 है, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था, तो साइन फाई प्लस साइन फाई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, ये क्या हो जाएगा 2 साइन फाई हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, इस 2 को हम आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 4 पाई a, और यहाँ पर जो साइन फाई की वैल्यू है वो पुट कर देंगे l बाय ये क्या है हमारे पास अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस तरह से b की वैल्यू आ जाएगी ये, जब आप साइन फाई की वैल्यू को पुट करेंगे। फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो एक तो ये हो गई हमारे पास, ये थर्ड केस हो गया। इसी तरह से एक फोर्थ केस भी ले सकते हैं कि जब पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये इस कंडक्टर के ऊपर ही लाई करे तो क्या होगा, तो जो हमारा DL क्रॉस R ये होता है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो 0 ही हो जाएगा। ये आप समझे, जब पॉइंट P है वो इस वायर के ऊपर ही लाई करे तो DL और जो R है तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट ले लें आप स्ट्रेट वायर का, तो वहां पर वो उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, थीटा जो 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो DL क्रॉस R का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी तो वो भी 0 होगी। तो ये भी केस आप बना सकते हैं, ये भी ले सकते हैं मतलब। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से निकालते हैं, तो इसके दो मेथड हमारे पास हैं। एक तो है राइट हैंड स्क्रू रूल, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ये आपने बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई इस तरह से कर रहा है, यानी कि बॉटम से अप की तरफ। तो आप अपना राइट हैंड यूज करेंगे और थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रखेंगे,
फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई देंगे। इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल में आपकी फिंगर्स जो है घूमेंगी और ये जो डायरेक्शन होगी इसकी होगी, यानी कि यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ यही होगी। अगर आप इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं, आई की डायरेक्शन ये ले लेते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन है नीचे की तरफ होगी और जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। तो ये जो है डायरेक्शन अगर हम देखें इससे बिल्कुल विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो एक तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, एक मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं। वो क्या है, इस तरह का जो कॉर्क होता है कि अगर आप इसको राइट हैंड घुमाएंगे, इस तरह से राइट हैंड घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो करंट की जो डायरेक्शन है अगर आप इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो स्क्रू जो है या कॉर्क जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो है करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। इसी तरह से अगर आप इसका रिवर्स करते हैं, इस तरफ करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर हम देखें तो वो जो होगी इस तरह से होगी। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।